नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी मैं किसी भी प्रकार की कोई सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव लेकर उपस्थित हूँ तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज दिनांक 21 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक गहलोत ने राजस्थान वित्त एवं विनियोग विधेयकों पर प्रत्युत्तर में 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए एनपीएस की 10% राशि के संबंध में विस्तार से खुलासा किया है। मार्च माह से अप्रैल माह के वेतन से 10% एनपीएस की कटौती समाप्त होगी। विधानसभा में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय ने नेता प्रतिपक्ष के ओपीएस संबंधित बयान पर चुटकी लेते हुए ओपीएस के फायदे और आवश्यकताएं भी गिनाई है। तो जानते हैं ओपीएस के संबंध में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा में विस्तार से क्या कहा। अध्यक्ष महोदय, मैंने दिनांक 23 फरवरी 22 को वर्ष 22 बजट माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करते समय 1 जनवरी 2004 उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए भी आगामी 1 अप्रैल 22 से पूर्व पेंशन योजना ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी, जिसका कार्मिकों के साथ ही आमजन द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वागत किया गया है। मैं माननीय सदन का ध्यान 1 जनवरी 4 एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों की नेशनल पेंशन स्कीम संबंधी समस्याओं इनके समाधान हेतु ओपीएस लागू करने का औचित्य मुख्य रूप से माननीय नेता प्रतिपक्ष आपके लिए है, क्योंकि आपने उस वक्त में शंकाएं प्रकट की थी कि इनका पैसा क्या होगा, इनको पैसा कटौती होगी नहीं होगी, और फिर मिलेगी जमा होगा, इसका क्या होगा, बहुत शंकाएं प्रकट की थी। आज मैं चाहता हूं कि मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं नेता प्रतिपक्ष की भावना का सम्मान करते हुए और मैं इस सदन के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को बताऊं कि वास्तव में इसका औचित्य क्या है। जैसा कि विदित है, पुरानी पेंशन प्रणाली को दिसंबर 3 में एनडीए की केंद्र सरकार द्वारा समाप्त कर 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू की गई थी। इस प्रकार लागू की गई नई पेंशन प्रणाली से कर्मचारी वर्ग एवं उनके परिवार में भविष्य को लेकर इनसिक्योरिटी का भाव पैदा हो गया। वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत 5,22,962 कार्मिक कार्यरत थे। अभी तक 2,146 कार्मिक एनपीएस से एग्जिस्ट हो चुके हैं, जिन्हें केवल नाम मात्र की पेंशन राशि मिल रही है। एनपीएस के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी केंद्र सरकार से इसके प्रावधानों पर पुनर्विचार करने हेतु आग्रह किया गया था। एनपीएस के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी केंद्र सरकार से इसके प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की एक बात तो ये कि उम्मीदवार कमीशन खुद ही कह रहा है कि आप इसको वापस देखो। साथ ही सीएजी की रिपोर्ट संख्या 13 वर्ष 20 में भी नई पेंशन प्रणाली की प्रभावशीलता तथा इसके अंतर्गत कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि की गारंटी को लेकर, साथ ही इसके अंतर्गत कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की गारंटी को लेकर सवाल उठाए गए थे। इस मुख्य बिंदु निम्न है जो सीएनए जी ने कहा है और जिसके लिए हमारे राजस्थान की ब्यूरोक्रेट रहे हुए जो सीएजी बने गए थे दिल्ली के अंदर, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था इसके खिलाफ में। आपको जान के आश्चर्य होगा, सुखद आश्चर्य होगा कि आर्टिकल लिखने वाला जो व्यक्तित्व है वो खुद ही, जो मैं पढ़ रहा हूँ आगे, इनकी रिकमेंडेशन की एज ए सीएजी रिटायर होने के पहले, और वो आर्टिकल लिख रहे हैं कि ये ऐसी लागू नहीं होनी चाहिए, मेरी समझ के परे हैं। पता नहीं वो किनके दबाव में उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, मेरी समझ के परे। हो सकता है कि दिल्ली से दबाव पड़ा हो केंद्र सरकार का कि आप वो आर्टिकल लिखो जिससे कि मामले को बैलेंस हो। मजबूरी है, करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। मोदी जी को भी, सब राज्यों को भी रोक नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 बातें बता के बड़ी बात खत्म करूंगा
क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट मामला है कि इसमें मानव अधिकार आयोग कह रहा नंबर 1, सीएजी क्या कह रहा आप सुनिए, नई पेंशन के लागू होने के 15 वर्षों बाद भी, नई पेंशन लागू होने के 15 वर्षों बाद भी इसके तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों तथा सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में नियमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बताइए आप, नंबर 1 वही सीधी कह रहा, दूसरा पॉइंट कह रहा है इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इस योजना का प्रत्येक 2 वर्षों में कोई बीमांकित मूल्यांकन किया गया है तथा न ही फंड की व्यावहारिकता वाइबिलिटी के आंकलन हेतु कोई पद्धति अथवा तंत्र अपनाया गया है। इस योजना के तीसरा नंबर, इस योजना के लागू होने के 15 वर्षों के बावजूद भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि पात्र कर्मचारियों को इस योजना के तहत 100% प्रतिशत कवर किया जाएगा। नंबर 5 में ये भी है, जल थल वायुसेना के कार्मिकों के लिए नई पेंशन प्रणाली लागू नहीं की गई, क्यों? और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको जो है जल थल वायुसेना वालों को तो पुरानी पेंशन, और बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी इत्यादि कार्मिक वो भी एक काम करते हैं, उन्हें भी एनपीएस के तहत कवर किया गया। उनको ओल्ड एज पेंशन लागू नहीं रखी उनके लिए। केंद्र राज्य सरकारों के कर्मचारी पूर्ण प्रतिबद्धता कार्य करते हैं, निर्वहन करते हैं अपने कर्तव्यों का। ऐसी स्थिति में 2 अलग अलग प्रकार की पेंशन प्रणाली रखना न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध भी है। ध्यान देने लायक बिंदु यह भी है कि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग, सेकेंड नेशनल जुडिशियल कमीशन ने भी 6 फरवरी 20 को दी गई अपनी रिपोर्ट में इसे अनुपयुक्त मानते हुए न्यायिक कर्मचारियों के लिए, जजेज, तमाम जजेज के लिए, सबके लिए ओल्ड पेंशन लागू करने की सिफारिश की है। ह्यूमन कमीशन, जुडिशियल कमीशन और सीएजी। जो कार्मिक अपने जीवन के 35 वर्ष सरकारी जनसेवा को समर्पित करता है उसके लिए सरकार का दायित्व है कि उसे रिटायरमेंट होने पर उसे आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिले। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि ऐसा प्रावधान करने पर ही कार्मिक अपने सेवा काल में, अगर उसको सिक्योरिटी मिलेगी तो ही कार्मिक अपने सेवा काल में पूर्ण मनोयोग से सुशासन के लिए कटिबद्ध होकर कार्य कर सकेगा। तथा एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि ओपीएस का प्रावधान होने पर सरकारी सेवाओं में प्रतिभाशाली युवाओं का रुझान बढ़ने से सेवाओं की गुणवत्ता बनी रह सकेगी। पुरानी पेंशन प्रणाली के बारे में कहा जाता है कि इससे सरकारों पर वित्तीय भार पड़ेगा। जैसा कि हमारे नेता महोदय ने कहा कि आपने तो कर दिया, रोएंगे उस वक्त में 2000 पता नहीं कब 38 में रोएंगे, जनता से टैक्स वसूल होगा। इसका मतलब आप ओल्ड एज पेंशन के खिलाफ हो, आप लोग सब बैठे हो, खिलाफ हैं आप लोग। खुल के कहो खिलाफ है हम लोग, खुल के नहीं बोलते आप लोग, खुल के बोल नहीं रहे हो। टैक्स का पैसा जाएगा उस वक्त में किसको जाएगा? ये तो मैनेजमेंट है, बिना केंद्र सरकार के, बिना राज्यों के फिस्कल रेवेन्यू संबंधित पैरामीटर जो है उसके अलावा कोई कर ले ही नहीं सकता है, तो कैसे जाएगा, कैसे आएगा? नंबर 1। नंबर 2, 70 साल तक वो रही, अब 50 साल तक वो रही होगी, पहले दूसरी स्कीम थी, उसमें कोई पूछेगा देश यहाँ तक पहुँचा है, उसमें कर्मचारियों के भूमिका भी रही होगी, वही अधिकारी, वही कर्मचारी, उन्होंने गवर्नेंस करी है देश के अंदर, वहीं आज देश यहाँ तक पहुँचा है। तो आप ये क्यों मान लेते हो कि उस वक्त में बहुत तकलीफ आएगी? ये तो जितने गहरे में जाओगे, मैं समझता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप भी क्यों, आप भावुक भी हो, कई बार भावुक होते होते आप उछल जाते हो, अलग बात है। आप भी कन्विंस होंगे कि वास्तव में फैसला ठीक किया, ये दावे के साथ कह सकता हूँ। ये मानवीय दृष्टिकोण से किया हमने, सोशल सिक्योरिटी से किया हम लोगों ने फैसला। इतना भयंकर वेलकम हो रहा है इसका, कोई सोच नहीं सकता। आंखों में आंसू आ रहे लोगों के, उनके परिवारों के, बच्चों के,
बुजुर्गों को सोच नहीं सकता, रिश्तेदारों के भी, क्योंकि आपने इंश्योर कर दिया, इनको पता नहीं उसका क्या होगा। और पैसा कहाँ लगा? शेयर मार्केट के अंदर। पता नहीं स्कीम किसने बनाई वाजपेयी जी के वक्त में, क्या सोच के बनाई, मेरे समझ के परे हैं। म्यूचुअल फंड, आप बताइए, पता नहीं नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, उसके आधार पर उसकी पेंशन तय होगी, उसकी उस वक्त में पेंशन होगी। ये पता नहीं कि जो पुरानी पेंशन है वो भी अभी 2050 तक लागू रहेगी। जो 2003 में कर्मचारी बने हैं और 2004 में बने 1 जनवरी को, इतना ही फर्क है। जो आज नई पेंशन वाले लोग हैं और उनके अगर पिछले महीने में नौकरी लग गई उसको मिलेगी ओल्ड पेंशन मिलेगी। वो रिटायर कब होगा? 2004 वाला होगा, उसके 1 साल पहले होगा। कोई सोच नहीं रहा है। पुरानी पेंशन प्रणाली के बारे में कहा जाता है कि इससे सरकारों में वित्तीय भार बढ़ेगा तथा विकास एवं जन कल्याण के कार्य प्रभावित होंगे। यहाँ यह तथ्य समझना जरूरी है कि जब पुरानी पेंशन प्रणाली लागू की गई थी जब पुरानी पेंशन प्रणाली लागू थी तो उस समय भी प्रत्येक क्षेत्र में शानदार प्रगति हुई देश में। पुरानी पेंशन प्रणाली पुनः लागू करने के कारण कोई तरह का विकास व जन कल्याण के कार्य में कटौती कोई प्रस्ताव हमें नहीं करी है। मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय की गई घोषणा उपरांत हमारे कुछ साथियों ने 1 अप्रैल 22 से कार्मिकों से की जाने वाली कटौती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कटारिया साहब, ये आपके पॉइंट का जवाब दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना कृपा करके। मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय की गई घोषणा उपरांत हमारे कुछ साथियों ने 1 अप्रैल 22 से कार्मिकों से की जाने वाली कटौती के बारे में संशय होना स्वाभाविक है। इस भ्रांति को समाप्त करने की दृष्टि से अब मैं 1 जनवरी 2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों से की जाने वाली 10% की मासिक कटौती को 1 अप्रैल 22 को देय वेतन, मतलब 1 अप्रैल आने वाली को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही कार्मिकों से पूर्ण की जा चुकी कटौती को, उनमें से पेंशनर मेडिकल फंड RGHS फंड की राशि समायोजित करते हुए कर शेष राशि उनके रिटायरमेंट के समय GPA पर दे इंटरेस्ट रेट के साथ एक मुश्त दौड़ा देना प्रस्तावित करता हूँ। एक अप्रैल 22 से NPS के अंतर्गत होने वाली कार्मिकों की प्रति माह 10% कटौती बंद होने से अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। मतलब 1 तारीख से ही मिलने लग जाएगा, 1 तारीख से और इसमें पता नहीं आप देखेंगे इसका जो फायदा है वो क्या मिलेगा, वो कल्पना नहीं कर सकता। उनको 25,000 से लगाए कि 60,000 तक, और मोदी जी ने जिस दिन कर दिया ऑर्डिनरी सर्विस के लिए तो उनको अलग मिलेगा। अभी तक उन्होंने किया नहीं है, ये उनको पता नहीं है कि 2004 वाले जो कर्मचारी अधिकारी हैं ऑर्डिनरी सर्विस वाले, ये 30 साल बाद में रिटायर होंगे ना तो कैबिनेट सेक्रेटरी भी होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी भी होंगे, और उस वक्त में स्थिति बनेगी जो आज हमने किया है वो काम या फिर अपने हाथ से करेंगे बैकडेट के अंदर। अच्छा है मोदी जी को टाइम रहते हुए हमारे फैसले को मानते हुए डिक्लेयर करना चाहिए पूरे देश के अंदर। तो अध्यक्ष महोदय, ये वेतन बढ़ोतरी कर्मचारी के वरिष्ठ आधार पर मासिक 2,300 से लेकर 10,000 रुपये से अधिक तक रहेगी। मासिक 2,000 से 10,000 प्रति माह। हमारे सभी कार्मिकों को OPS के अंतर्गत लाने के निर्णय के पश्चात मुझे खुशी है कि अब छत्तीसगढ़ ने भी इसे लागू करने की घोषणा कर दी है तथा कई अन्य राज्य भी इस संबंध में परीक्षण कर रहे हैं। अन्य राज्यों के कार्मिकों के साथ साथ केंद्रीय, सेंट्रल एवं अखिल भारतीय सेवा के कार्मिकों को रिटायरमेंट पश्चात आर्थिक सुरक्षा गारंटी प्राप्त हो सके,
इस हेतु मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि वह भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।